नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि प्रायः सभी एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहता है लोगों को। तो इसे हम लोग आज विस्तार से अध्ययन करेंगे और न कि सिर्फ इस टॉपिक को देखेंगे बल्कि साथ ही साथ इसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन बातों को भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान अमेरिकी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका यहीं से बनता है। यह क्वेश्चन प्रायः पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, आप जो भी कहें, इसे किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसमें आपका जवाब होगा अमेरिकी संविधान, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकारों का वर्णन है। दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। ठीक है, 22 भाग हैं। अब इसमें यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर होगा भाग 3। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो आपका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35। ठीक है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। यह क्वेश्चन दोस्तों प्रायः पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। तो वह है भाग 3। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की गई है। यह मूल इसलिए भी है क्योंकि यह व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है। मूल अधिकारों को दोस्तों, मौलिक अधिकारों को यह नाम क्यों दिया है? क्योंकि इसे संविधान द्वारा गारंटी प्रदान किया गया। ठीक है। यह व्यक्तियों को राज्य के खिलाफ यह अधिकार देती है कि वह अपने विकास के लिए जो भी हो वो आवाज उठाएं। ठीक है। मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे, परंतु संपत्ति के अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में वर्णित था को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यहाँ से दोस्तों 2-3 प्रश्न बनते हैं। ठीक है। पहला यह कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकारों का प्रावधान था। ठीक है। तो भारतीय, अगर दोस्तों यहाँ कंफ्यूजन ये रहता है कि मूल अधिकार तो अभी 6 हैं, लेकिन वहाँ अगर ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान में मूल रूप से, यह चीज़ गौर करने वाली, मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, 7 मौलिक अधिकार थे। उसके बाद दूसरा प्रश्न यह बनता है कि संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में था, उसे किस संविधान संशोधन के तहत हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया है या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वह है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। वह कौन कौन है? पहला है समता का अधिकार। ठीक है, इसका वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 14 से 18 में। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन है अनुच्छेद 19 से 22 में। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन है अनुच्छेद 23 से 24 में। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यह अनुच्छेद 29 एवं 30 में वर्णित है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 में वर्णित है। ठीक है, हम लोग इसको आगे विस्तार से देखेंगे। कुछ मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, तो कुछ सभी व्यक्तियों यानी विदेशियों के लिए भी हैं। ठीक है, तो यह समझना जरूरी है दोस्तों कि मौलिक अधिकार नागरिकों के साथ साथ विदेशियों के लिए भी है, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जहां सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। ठीक है, सिर्फ नागरिकों के लिए। और कुछ ऐसे हैं जो नागरिक एवं विदेशी, नागरिक कहने का मतलब भारतीय नागरिक, ठीक है, नागरिक एवं विदेशी दोनों के लिए है। इसकी लिस्ट भी हम लोग आपको आगे दिखाएंगे। यह असीमित नहीं है, राज्य इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। राज्य अगर चाहे तो इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है।
कुछ मामलों को छोड़कर इनमें से ज़्यादातर अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ हैं। कुछ अधिकार निजी व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ भी हैं, जैसे बाल श्रम निषेध और नियोजन में समता। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर मौलिक अधिकार जो है वो राज्य की जो मनमाना रवैया है उसके खिलाफ है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा अधिकार है जैसे कि बाल श्रम का निरोध है, नियोजन में समता है, यह किसी व्यक्ति के खिलाफ भी हो सकता है या कोई इंस्टीट्यूशन या संस्थान के खिलाफ भी हो सकता है। यह वाद योग्य है, अर्थात इसका हनन या शोषण आदि होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। वाद योग्य का मतलब है आप मामले को न्यायालय में ले जा सकते हैं। अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं और अपना मामला उठा सकते हैं। इसे न्यायालय द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति अनुच्छेद 32 से प्राप्त होती है और हाई कोर्ट को यह प्राप्त होती है अनुच्छेद 226 से। यह ध्यान देने वाली बात है, नोट करने वाली बात है कि मौलिक अधिकार को की जो सुरक्षा है वह सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यायालय को जो अधिकार या शक्ति मिलती है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 से सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 से हाई कोर्ट को मिलती है। ये अस्थायी नहीं है, संसद इनमें कटौती या कमी कर सकता है। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, संसद इनमें कटौती या कमी कर सकता है बशर्ते संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना, यानी संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि अभी आपने देखा कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, उसी प्रकार से अगर भविष्य में संसद चाहे तो इन मूल अधिकारों में फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट्स में कटौती कर सकती है बशर्ते मूल ढांचे में परिवर्तन न हो। राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 को छोड़कर सभी निलंबित हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, लेकिन ये दो अनुच्छेद 21 और 22 ऐसे अपवाद हैं जो कि आपातकाल के समय भी सक्रिय रहते हैं। अब ये अनुच्छेद 21 और 22 है क्या, इसे हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग एक एक करके हर मौलिक अधिकार का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहला जो मौलिक अधिकार था वो था समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, मतलब कानून के समक्ष सभी लोग बराबर होंगे और सभी लोगों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। ठीक है, अनुच्छेद 15 में आते हैं, इसमें है धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, उसके मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उससे कोई विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 16 में क्या है दोस्तों, तो यह है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है, तो लोक नियोजन का मतलब है सरकारी भर्ती, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट जो होगा उसमें किसी भी व्यक्ति को कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसमें सबको समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें यह भी एक बात कही गई है कि जो राज्य जो है वो नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियां या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान कर सकती है, मतलब आरक्षण का प्रावधान इसमें किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध, मतलब अस्पृश्यता का अंत का मतलब क्या हुआ, छुआछूत का अंत, सिंपल छुआछूत का अंत। इसमें छुआछूत के अंत की बात कही गई है, इसमें कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है और छुआछूत को संपूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 18, इसमें कहा गया सेना और विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय किसी भी उपाधियों पर रोक। ठीक है, यानी सेना में जो उपाधियां होती हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल, जनरल, इनको और जो एजुकेशन संबंधी जो उपाधियां हैं उनको छोड़कर आप किसी भी उपाधि को नहीं लगा सकते हैं। अब बारी आती है दूसरे अधिकार की, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 में है, यह है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसमें पहला अनुच्छेद जो अनुच्छेद 19 है, इसमें छह अधिकारों की स्वतंत्रता। अब यह 6 अधिकार क्या क्या है, पहला है
वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता, अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। आपको अपने विचार प्रकट करने से कोई रोक नहीं सकता है, यह आपको मौलिक अधिकार के तहत प्रदान किया गया है। दूसरा, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। इसमें यह बात कही गई कि आप शांतिपूर्ण बिना किसी शस्त्र के सम्मेलन कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई रोक नहीं सकता है। तीसरा, संघ बनाने की संघ यानी यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। आप कोई भी संघ संगठन बना सकते हैं, इसके लिए आपको किसी प्रकार का रोक नहीं है। चौथा, संचरण। संचरण यानी आप आबाद रूप से पूरे देश में घूम सकते हैं, इसके लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। पांचवा, निवास। इसके तहत है कि आप देश के किसी कोने में जाकर रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको रोका नहीं जाएगा। और छठा है वृत्ति। वृत्ति यानी आप कोई भी रोजगार, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी व्यवसाय अपना सकते हैं, इसके लिए आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। तो अनुच्छेद 20 में कहा गया अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें यह बात कही गई है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति पर जब कोई दोष लगाया जाता है तो उसे अपना दोष सिद्ध करने के का पूरा हक है। वह न्यायालय में अपना पक्ष रख सकता है और उसे अपने खिलाफ जबरन गवाही देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में वर्णन है। इसके तहत जीने की स्वतंत्रता, किसी व्यक्ति से आप उसके जीने की स्वतंत्रता को छीन नहीं सकते। तो यही दो अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 20 और 21, जिसे कि इमरजेंसी में भी रोका नहीं जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 क की। तो यह है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तो प्राइमरी शिक्षा जो है वह सबका अधिकार है और इसका वर्णन है अनुच्छेद 21 क में। ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 22 की बात करें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध का संरक्षण। जी हाँ दोस्तों, इसमें कुछ ऐसी दशाओं का वर्णन है जिसके तहत आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, उसे आप जबरन गिरफ्तारी करके ला नहीं सकते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद में अब बारी आती है शोषण के विरुद्ध अधिकार की। ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 23 और 24 में। इसमें जो अनुच्छेद 23 है, इसमें कहा गया है बलात् श्रम का प्रतिषेध। ठीक है। ये क्या होता है? इसके मतलब है कि आप जबरन किसी से काम नहीं ले सकते हैं, जबरन किसी से जैसे भीख मंगवाना हुआ या और भी कोई जो काम हुआ आप नहीं करवा सकते। ठीक है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है। यानी कारखाना, खदान या अन्य किसी जो भी खतरनाक उद्योग है उसमें आप 14 वर्ष से कम के बच्चों को नियोजन में नहीं रख सकते हैं, काम पर नहीं रख सकते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद में अब बारी है अनुच्छेद 25 से 28 की, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है। तो अनुच्छेद 25 को देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें बोला गया है कि अंतःकरण धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है। इसमें यह बोला गया है कोई व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, उसका आचरण कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है, इसके लिए उसे पूरी छूट है। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति कोई भी धार्मिक कार्य शुरू कर सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है, इसके लिए उसे रोका नहीं जाएगा। अनुच्छेद 27 किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अगर किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जा रहा है तो उसमें करों की छूट होगी। ठीक है। टैक्स में छूट मिलेगा। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो कुछ ऐसे शिक्षण संस्थाओं को इसमें शामिल किया जिसमें धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित हो सकते हैं लोग। अब बारी है अनुच्छेद 29 और 30 की, जिसमें संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन है। ठीक है। तो पहले अनुच्छेद 29 को देखते हैं। तो इसमें बात है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि एवं संस्कृति की सुरक्षा है। इसमें अल्पसंख्यकों की भाषा एवं लिपि और संस्कृति की सुरक्षा के बारे में बात कही गई। और अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने और अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसमें यह कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन चला सकते हैं। अब अनुच्छेद 32 में
आखिरी और छठे मौलिक अधिकार की बात होगी, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 में जो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है। ठीक है, तो इसमें 5 पॉइंट्स है, ये पांचों रिट है, इसे रिट कहा जाता है। ठीक, रिट, ये रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय को होता है। ठीक है, जब आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप उसके लिए आप या तो सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे या हाई कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों मामले को देखते हुए ये पांचों में से कोई एक प्रकार के रिट जारी करते हैं। ठीक है, तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इसका मतलब होता है गैर कानूनी नज़रबंदी से राहत। किसी को पुलिस जबरन बंद करके नहीं रख सकती है, उसे कोर्ट में पेश करना होगा, उसका मामला बताना होगा। दूसरा है परमादेश। ठीक है, यह मंत्री स्तरीय कर्तव्यों के सही प्रदर्शन के लिए जारी की जाती है। यह निचली अदालत या सरकारी अधिकारियों को जारी की जाती है। ठीक है, तीसरा है प्रतिषेध या इसे निषेध भी कहा जाता है। सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में लगाई जाती है यह रिट। ठीक है, और उन लोगों को सार्वजनिक कार्यालयों के करने से रोकी जाती है जिनके वो हकदार नहीं है। ठीक है, जो उस काम के हकदार नहीं है उनको वह काम करने से रोका जाता है। चौथा है उत्प्रेषण। ठीक है, उत्प्रेषण जो होता है दोस्तों, वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को लगाया जाता है। ठीक है, इसमें अधीनस्थ न्यायालयों को उनकी जो दी गई सुनवाई है या दिया गया जो जजमेंट है उस पर पुनरावलोकन के लिए कहा जाता है। ठीक है, अब पांचवा और आखिरी है अधिकार परीक्षा। ठीक है, यह तब जारी किया जाता है जब क्षेत्राधिकार का गलत प्रयोग होता है और केस का निर्णय इस पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये पांचों रिट है दोस्तों। अब इसमें बात करेंगे कि केवल भारतीयों को प्राप्त कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो इसमें पहला मौलिक अधिकार है धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद। ठीक है, विभेद का प्रतिषेध, जो कि अनुच्छेद 15 में वर्णित है। फिर अनुच्छेद 16 है जो कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 19 है जो कि 6 अधिकारों की सुरक्षा है। अनुच्छेद 29 है जो कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा है। और अनुच्छेद 30 है जो कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से वे अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। तो वो है अनुच्छेद 15, 16, 29, 19 और 30। ठीक है, तो ये 5 हैं। अब हम चर्चा करेंगे वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण, अनुच्छेद 23 बलात्कार का प्रतिषेध, अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य और आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27 किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय, और अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो ये 11 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कि भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। आई होप इससे आपको मौलिक अधिकार के सारे टर्म और पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको अब एग्जाम में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर फिर भी आपको मौलिक अधिकार से संबंधित किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, अगर आप इंडियन पॉलिटी सीरीज के और वीडियोस देखना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।